बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के लिए ये जंग इतनी तबाहकुन होने वाली है, इतनी तबाहकुन होने वाली जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। प्रॉब्लम ये पैदा हुई है कि हमास ने 20 मिनट के अंदर जब ये जंग शुरू हुई तो उन्होंने कम से कम 4000, सिर्फ 20 मिनट में 3 से 4000 रॉकेट मार दिए और उनके पास तादाद में रॉकेटों की भरमार इस वक्त पड़ी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग मामला जो है, जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, कि अब वार्निंग जारी हो गई है कि इसके जो आयरन डोम यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो जवाब दे गया है। और हालत ये पैदा इस वक्त इसराइल की हो चुकी है कि इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जितने आगे रॉकेट्स पड़े हुए हैं, चाहे वो हमास के पास हैं या हिजबुल्लाह के पास हैं, आयरन डोम उसको प्रॉपर रोकने की सलाहियत नहीं रखता। उनके पास असल में होता यह है कि आप एक तरफ से रॉकेट जब फायर करते हैं तो आपने उसको रोकने के लिए दूसरी तरफ से भी रॉकेट ही फायर करना होता है या मिसाइल फायर करना होता है या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो आपने फायर करना होता है ताकि आप उसको रोक सकें। लेकिन इनकी स्ट्रेटजी ये रही है हमेशा से हमास की, क्योंकि उनके पास एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी उस लेवल की नहीं है। अब वो वहां से स्ट्राइक करते उन्होंने हमेशा से ज्यादा रॉकेट के ऊपर इन्हिसार किया। अब यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये मामला कितना ज्यादा खराब है कि इसराइल का सिस्टम ही बैठ गया है। अब हुआ यह है कि अमेरिका ने हंगामी बेसिस के ऊपर थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वो पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका के अड्डे हैं सारे मिडिल ईस्ट के अंदर, और वहां पर जितने हमले हो रहे हैं और इसराइल के ऊपर जितने हमले हो रहे हैं उसको बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए वो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अब मंगवा रहे हैं और यहाँ पर मिडिल ईस्ट में इंस्टॉल करें, जिसमें वो इसराइल की भी मदद करेंगे, अपने आप को भी बचाएंगे, अमेरिका को भी बचाएंगे और पूरी तरह इसराइल को भी बचाएंगे। यानी आप अंदाजा कीजिए कि अब ये जो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ये बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा अच्छा मिसाइल सिस्टम है। लेकिन ये कई जगह पर नाकाम हुआ। प्रॉब्लम ये पैदा हुई है कि आपका हर मिसाइल जो जाता है उस पर पैसा लगता है, आपने बनाया होता है। अब सबसे बड़ा जो मसला है कि अमेरिका उसके बाद पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ये भी असल में यहाँ पर वो लेकर आ रहा है और वो कह रहा है कि इसराइल के पास गुंजाइश नहीं है। आप ये देखें कि इसराइल का जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है, इस दफ़ा उसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है। 70% के करीब उसने मिसाइल रोके हैं जो लो लेवल के हैं, यानी मिसाइल हम उसको नहीं कहेंगे, रॉकेट कहेंगे, रॉकेट रोके हैं। मिसाइल इस वक्त पड़े हुए हैं हिजबुल्लाह के पास। हिजबुल्लाह के पास इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि 1,30,000 मिसाइल्स इस वक्त हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी एडवांस लेवल की है। यानी वो दुनिया में सबसे ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर में अगर कोई है तो वो है, वो सबसे ज्यादा उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हुकूमत में ना रहते हुए, यानी आप ये समझ रहे हैं उनके पास सब कुछ है। अब आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं उनके पास जहाज गिराने की फैसिलिटी है, यानी उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट है, उनके पास फिजा के अंदर तमाम चीजें तबाह करने की सलाहियत है, उनके पास टैंक तबाह करने की सलाहियत है और मिसाइल सिस्टम पूरा तबाह करने की सलाहियत है। अब इस सारी सूरत हाल में इसराइल के पास जो चीजें थी वो जवाब दे गई हैं, उसके पास है ही नहीं और कुछ। तो वो कह रहे हैं कि अब इनका सफाया होने जा रहा है और इनका सबसे ज्यादा जो तबाहकुन मामला है वो यही होने जा रहा है कि इनकी तबाही इस वक्त लिख दी गई है। अब इनको समझ नहीं आ पा रही कि हमने चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, हमारी चीज़ें जवाब दे रही हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में कूदता है तो उसके पास 1,30,000 मिसाइल हैं और वो इंतहाई खतरनाक मिसाइल है। आप बताइए कि अब अगर आप रोज के भी यानी 1,30,000 का मतलब ये है कि अगर आप रोज के कुछ 100 मिसाइल भी अगर आप दागते हैं तो कम से कम 3 साल तक उनके पास लड़ने की कैपेबिलिटी है। अब ये वो वाले रॉकेट नहीं है जो हमास फायर करती है, ये मिसाइल हैं, पूरे मिसाइल हैं। और ये मिसाइल कुछ ऐसी रेंज के हैं कि इनका मिसाइल सिस्टम नहीं उसको रोक पाएगा, चाहे वो थर्ड हो या फिर उसके अलावा इनका पैट्रियट अब जो अमेरिका लेकर आया है वो, और ये उसने मिडिल ईस्ट में पहुंचा दी है। उसने कहा जी हमारी कैपेबिलिटी से बाहर हो गई है चीजें, हमारी इंस्टॉलेशन पर हमला हो रहा है, इसराइल पर हमला हो रहा है, चीजें कंट्रोल से बाहर है। और आप ये सोचिए सबसे ज्यादा खतरनाक ईरान है। ईरान के पास तो फतेह मिसाइल जो है वो तो उड़ा कर रखते पूरे यानी यरूशलेम को, वो इतनी तबाहकुन चीज है। आप ये देखें कि अभी तक अगर मुकाबले में ये चीज सामने आई है कि ईरान ने हमला नहीं किया, या इवन के सऊदी अरब की पोजीशन है डिफरेंट है, अभी तक अगर नहीं किया कि यार वहां पर मुसलमान भी रहते। प्रॉब्लम ये है कि जब इस सारी सूरत हाल के अंदर चीजें खत्म हो जाएंगी, जब आप निकाल देंगे गजा के अंदर से, अब वेस्ट बैंक से निकाल देंगे तो फिर आपके पास सिर्फ रह जाएगा इसराइल। तो जब आपके पास ये रह जाएगा तो फिर वहां से मिसाइल जो फायर होंगे आप इसको मैनेज भी नहीं कर सकते। अब यही वजह है कि अमेरिका ने ऑलरेडी इनको कहा है कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है, और ये बात इसराइलियों को पता है
कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है, हिजबुल्लाह के पास पूरी फौज की ताकत होती है। जिस तरह एक मुल्क के अंदर पूरी फौज की ताकत होती है, एग्जैक्टली उनके पास वो ताकत है। और वो ताकत इस लेवल की है कि वो लड़ाई कर सकते हैं, वो पूरी जंग कर सकते हैं, वो इसराइल को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। यानी उनके पास अभी तक आप ये देखिए कि जब फुल फ्लेज वार शुरू हो जाती है तो उसमें ईरान कूदेगा, ईरान उनको सप्लाई करेगा, ईरान के अपने बैकएंड के ऊपर चीजें पड़ी हैं। और आप ये देखिए कि चाइना इसमें कूद पड़ा है। चाइना ने अपने जो वॉरशिप हैं, वो डिस्ट्रॉयर जो हैं, वो रवाना कर दिए हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, यानी वो वहां पर मौजूद है 6। अब आप सोचिए जरा, वहां पर जहाज है, वहां उनकी नेवी की फोर्सेस भी वहां पर मौजूद है, तो उनके पास वो सारी सूरत हाल है। फिर उसके बाद पुतिन, वो तो ऑलरेडी खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर मुसलमानों के साथ, वो अमेरिका के खिलाफ है। तो ये कहानी जो सारी इस वक्त इनके पास आ रही है, इनको अंदाजा नहीं हो पा रहा कि इनके साथ होने क्या लगा है। ये सोचकर बैठे हुए हैं कि नहीं यार, हम इसको मैनेज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त खराब हो चुकी है। और ये वो असल में इशू है, ये वो असल में प्रॉब्लम है जिसको ये पहले आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए थे कि यार हम इस तरह मैनेज कर लेंगे। अब इनको आकर एहसास हो रहा है, इनको रियलाइज हो रहा है कि हमारे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। हम जो प्लान बनाकर बैठे हुए थे, जैसी हमारी सूरत हाल थी, असल में प्लान इनका क्या था? प्लान इनका ये था कि मिडिल ईस्ट के अंदर सारे हो जाएंगे ईरान के खिलाफ और हमारे साथ खड़े होंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने पहली बॉल पे छक्का मारा और वो भी ग्राउंड से बाहर। उसने कहा कि भाई मैं तो इसराइल के खिलाफ हूं, ना तो मैंने जाना है ईरान के खिलाफ, ना मैंने किसी, मैं फलस्तीनियों के साथ खड़ा हूं। फिर उसके बाद देखा देखी सारे ने, जितने भी थे एरिया खित्ते के अंदर, और सबके लहजे बदलना शुरू हो गए। और फिर फलस्तीन के हक में पूरी दुनिया से जो सपोर्ट आना शुरू होगी, बावजूद इसके कि जो मुस्लिम ममालिक बड़े तगड़े हैं, जो सपोर्ट वहां से आनी चाहिए थी वो नहीं आई। यानी सऊदी अरब का बयान बड़ा तगड़ा आ गया। ईरान ने तो अभी आज उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया, उसने कहा मैं आपको वार्न कर रहा हूं, पहले अमेरिका को भी वार्न कर रहा हूं कि ये जो जंग यहां छिड़ेगी वो तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए इस खित्ते का जो किंग है, आप देखिए प्रॉक्सी का, वो तो ईरान है। और सऊदी अरब ने जो चाल चली है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी मोहम्मद बिन सलमान ने पहली बॉल पे जो छक्का मारा है, उसकी जहानत है कि उसने काम किया। उसने क्या किया? उसको नजर आ गया था कि यार ये जो ईरान की प्रॉक्सी है इस खित्ते के अंदर, वो इसराइल को नेस्तो नाबूद कर देगी, बिल्कुल। और हमें अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर करनी है। उन्होंने पहले दिन ही अपनी पोजीशन क्लियर कर दी कि भाई हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम इसराइल के खिलाफ है। अब वो जो टॉक्स थी इसराइल के साथ, वो सारी खत्म होगी। अब हौसियों ने जो यहाँ पर हमला करना है, या ईरान ने करना है, या इराक मलेशिया ने करना है, या हिजबुल्लाह ने करना है, फिर ईरान आता है। अब छोड़ दें, अगर आप चाइना को भी छोड़ दें और आप रशिया को भी छोड़ दें, तो ईरान और उसकी प्रॉक्सी जो है वो इतनी खतरनाक है कि आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। यानी अमेरिका, आप बताइए, अमेरिका ने आज तक कहा जी मैं ईरान पर हमला करने जा रहा हूँ, फलाना करो, ये करो, वो करो। आज तक उसने क्या किया? इसराइल ने जब तक उसके ऊपर, आप जानते हैं ईरान ने अभी बहुत सारे बदले लेने हैं इसराइल से। और यही सूरत हाल है। अगर सऊदी अरब का इतना ही करना बड़ा है कि वो अमेरिका को कहते हैं कि भाई मेरे अड्डे तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, हमने इस जंग के अंदर नहीं कूदना, ये बराई जंग है, यानी ये तुम्हारी जो जंग है अगर होती है तो हमने नहीं कूदा, हम इसमें कोई भी पार्टी नहीं बनेंगे, लेकिन हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। तो यही सूरत हाल उनके लिए बड़ी जबरदस्त है। अब बताइए कि अगर खित्ते के अंदर से अमेरिका को अड्डे ही नहीं मिलते तो उसने इसराइल की मदद क्या करनी? आप बताएं। उधर आप ये देखें कि इराक के अंदर वो कहा जा रहा है भाई यहाँ से अमेरिका अपने अड्डे फारिग करो, लेकर निकले। अब अमेरिका अपने बचाव के लिए उसके अड्डों पर जो हमले हो रहे हैं, चाहे वो शाम में हो, चाहे वो इराक में हो, अब उसने उसको बचाने के लिए थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उसका आया है, और इसी तरह पैट्रियट मिसाइल सिस्टम आया है, और ये उसने इसराइल को भी देना। इसराइल का मसला ये है कि आयरन डोम की कैपेसिटी जो है वो ये रॉकेट टाइप चीजें हैं। आप जानते हैं कि आयरन डोम को अमेरिका ने कहा था ये फेल है, ये इसका लेवल ही नहीं है। वहां के उनके एक्सपर्ट जो थे, जब इसराइल ने वहां पर दिया तो उसने कहा इनकी वो चीज, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है। इसराइल के बड़े अच्छे ड्रोन है, इसमें कोई दो राय नहीं, उनका डिफेंस सिस्टम बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जो आयरन डोम है ये किसी काबिल नहीं है। सबसे अच्छा अगर किसी चीज़ों में है तो वो रशिया के पास है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में ईरान के पास चीज़ें हैं, इसके बाद इनके हाथ से चीज़ें सारी निकल रही हैं और ये चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। देखिए यही वो असल में सूरत हाल है जो पिछले काफ़ी अरसे से इनको बताई जा रही थी कि आप थोड़ा सा हाथ खुला रखें, आप चीज़ों को मैनेज करें, आप नहीं कर सकते। इजराइल को बार बार अमेरिका ने कहा है कि तुम जिस आग में कूदने जा रहे हो वो तुम्हें तो राख करेगी, हमें भी राख कर देगी, हर तरह से तबाही का शिकार कर देगी, और इसमें तुम और हमें कूदना नहीं चाहिए। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि चीज़ें जिस जानिब जा रही हैं। अब आप सोचिए ज़रा कि 1,30,000 मिसाइल, रॉकेट नहीं मिसाइल तो लिबनान के पास है, जब वो इसराइल के ऊपर फायर होने हैं तो इसराइल का क्या हाल होगा। अब वो अमेरिका पर भी फायर होने, उसके अड्डों पर भी फायर होने हैं, लिबनान ने ड्रोन्स भी मारने हैं, और इसी तरह हमास ने ड्रोन्स भी मारने हैं। फिर उसके बाद जब ईरान की बारी आएगी, आप ईरान को अंदाजा नहीं कर सकते वो ताकत कितनी बड़ी है। उनके जो ड्रोन्स हैं वो पुतिन को उन्होंने जितवाया है।
ये यूक्रेन की जंग के अंदर उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। अब एक और बड़ा जबरदस्त मामला है कि इसमें अगर सऊदी अरब ने अपनी एक पोजीशन ले ली, चूंकि वो पोजीशन ऑलरेडी ले चुके हैं, वो बड़ी जबरदस्त, और वहां पर अगर कोई खतरा आता है तो वो कहते हैं कि भाई हम तो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हैं। और देखिए अभी तक तो इसराइल के खिलाफ वो खड़े हो चुके हैं, ये बात आपको मानना पड़ेगी। पोजीशन इनिशियल स्टेज के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की इब्राहिम रईसी को, यानी जो ईरान के प्रेसिडेंट है। उसके बाद हुआ ये कि सारे का सारा फोकस इसराइल की जानिब मुड़ गया। ये असल में वो स्ट्रेटजी है जो उस बंदे ने समझ लिया। ये प्लान कर रहे थे कि हम इनको लड़ाएंगे, उसने नाले पे थैला फेंक दिया। आप एक बात सोचिए, देखिए मोहम्मद बिन सलमान के जो आबाओ अजदाद हैं, ये जो सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं, ये उससे कई गुना ज्यादा ज़हीन बंदा है। और इसी तरह ईरान के साथ उसने अपने ताल्लुकात जो बेहतर बनाए हैं, वो उसमें और ज्यादा निखार है। और इस बात को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट अगर किसी ने किया तो वो चाइना ने किया है, वो रूस ने किया। पुतिन ने क्या इनको कहा था बिठाकर। अब यहाँ सारे अपनी लाइनें सीधी कर ली हैं सिवाय अर्दोगान के। पाकिस्तान को तो छोड़ दे, वो तो डिस्कस ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो जब कभी होगा तो तब की बातें हैं। अर्दोगान की लाइन रह गई है। एक वक्त ये था कि ईरान को और तुर्की को अर्दोगान ने कहा था कि भाई इस सारी सूरत हाल में हम मिलकर लड़ेंगे। फिर उसके बाद पुतिन ने कहा था सऊदी अरब को और ईरान को कि यार तुम्हारे कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि तफरकाबाजी ना करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। उन्हें कुरान की आयत का तर्जमा पढ़ के बताया था कि आप लोग ये करते क्यों नहीं। अब वो दोनों तो समझ गए, बीच में रह गए अर्दोगान साहब। उनकी पोजीशन ही वक्री हो गई है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। वो असल में चाह रहे थे मैं नेटो में भी रहूँ, मैं फलाना में भी रहूँ, मैं इधर भी रहूँ। ऐसा नहीं होता, या आप नेटो में होते हैं, या आप उधर होते हैं, या आप उधर होते हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर एक बात बड़ी क्लियर होने जा रही है कि इनको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप कहां पर खड़े हैं, कैसी चीजें चल रही हैं। इजराइल के पास रॉकेट्स खत्म हो रहे हैं। जो इजराइल के साथ खड़ा होगा इस दफा उसकी बड़ी तबाही होने वाली है, क्योंकि इस जंग में इजराइल ने प्लान तो बना लिया था कि यार हमने ये काम करना है, फलाना करना है। देखिए एक ही आखिरी हल होता है कि इस जंग के अंदर पूरी नेटो की अफवाज वो ले आए और 40-50 ममालिक कूद पड़े, फिर इस जंग का कोई पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन अगर हिजबुल्लाह की लड़ाई होती है तो फिर आप एक बात ज़हन में रखिएगा, अभी इसराइल जो ख्वाब देख रहा है वो ख्वाब इतनी जल्दी पूरे नहीं होने। हिजबुल्लाह का जो लेवल है उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। ईरान का जो लेवल है, रशिया का जो लेवल है, चाइना का जो लेवल है। और आप बताइए कल को अगर मोहम्मद बिन सलमान एक एक्स्ट्रा लेवल पर जाकर मजीद पोजीशन ले जाते हैं, इजराइल बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हालात बता रहे हैं कि इनका जो मामला है वो सारे का सारा तबाह हो रहा है। इजराइल के पास अब रोकने के लिए रॉकेट्स खत्म हो रहे हैं। तो जब रॉकेट है तो सोचिए 1,30,000 आ रहे हैं। चले 100 की बात छोड़िए, वो अगर रोज के 200 मिसाइल मारते हैं लिबनान वाले, या हो सकता है स्टार्ट के अंदर वो 1,000 मिसाइल डेली का मारे, फिर आप क्या करेंगे? आप उसको रोक पाएंगे? रॉकेट नहीं है, ये मिसाइल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है। नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें